देखिए क्वेश्चन नंबर 32 32वां सवाल। 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। ठीक है, सवाल दो पार्ट में है। एक तो कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश हैं और वो परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए ये हमने बना लिया, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर 1000 माइक्रोकूलाम और ये भी 1000 माइक्रोकूलाम। लेकिन क्या उसने कहा है, विपरीत प्रकृति, प्रकृति उनकी विपरीत है, एक माइनस में है एक प्लस में है। 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये 2 मीटर है, इसका मतलब यहां से यहां तक ये 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। अब थोड़ी फिगर और कहिए तो बड़ी बना दें, समझ में आ जाए। यहां ले लीजिए, ये 1000 माइक्रोकूलाम हो गया, ये भी 1000 माइक्रोकूलाम हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में है। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी। बिंदु ए और बिंदु बी पर ऋण 1000 माइक्रोकूलाम और ये धन 1000 माइक्रोकूलाम, ये दो आवेश हैं। ये इसका मध्य बिंदु हो गया सी। इनके बीच की दूरी सवाल में दे दी गई है 2 मीटर। ये इनके बीच की दूरी 2 मीटर हो गई। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने, चलिए ओ। अब ये 1000 माइक्रोकूलाम है, इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लें, कितना आएगा कूलाम में। कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 हुआ, इंटू 10 टू द पावर -6 कर देंगे, ये कूलाम हो जाएगा, बराबर 10 टू द पावर -3 कूलाम आया। अब कौन 1000 बार बार लिखे, ये आ गया 10 टू द पावर -3 कूलाम, और ये भी हमारा 10 टू द पावर -3 कूलाम हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, वो प्लस में है। 10 टू द जो 1000 माइक्रोकूलाम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कूलाम में, तो 10 टू द पावर -3 कूलाम ये हुआ, 10 टू द पावर -3 कूलाम ये भी हो गया। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर ओ पर हमको परिणामी तीव्रता निकालना है। तो ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालना है तो क्या करना है, हमको आवेश मालूम है, दूरियां मालूम है। बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण ओ पर तीव्रता और बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता। सॉल्यूशन, हल ऐसे लिखना है आपको। माना बिंदु ए तथा बी पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु आवेशों के कारण इन ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ओ पर तीव्रता क्रमशः E1 व E2 हैं। एक लाइन में हमने सब इसको समेट दिया। माना बिंदु ए तथा बी पर स्थित आवेशों के कारण इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीव्रता E1 और E2 है। इसका मतलब ए पर जो आवेश है उसके कारण ओ पर तीव्रता जो होगी वो E1 है, और बी पर जो आवेश है उसके कारण जो ओ पर तीव्रता होगी वो E2 है। अब E1 E2 दोनों निकालने अलग अलग। E1 बराबर, अतः
E1 बराबर क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा 1/, जब कभी आवेश और दूरी दी गई हो तो तीव्रता इसी से निकलेगी, 1/4πε0 Q/r² से, या 9 × 10⁻⁹ इसका मान रख दिया। आवेश कितना है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 आवेश हो गया। दूरी कितनी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा 9 × 10⁻10⁹ 10⁻9 तो ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से E2 बराबर 9 × 10⁻9 1/4πε0 9 इंटू चार्ज कितना है, वही चार्ज है 10⁻³ आवेश तो दोनों बराबर हैं, यहां भी वही चार्ज है, वही चार्ज यहां भी है। प्लस माइनस है वो दिशा से मतलब रहेगा, प्लस माइनस तो यहां चार्ज में लिखा नहीं जाएगा, बटे इनके बीच की दूरी फिर वही 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, बराबर ही कितना आएगा ये भी तो वही आया 9 × 10⁻9 अब ये देखना है कि E1 और E2 की दिशाएं क्या होंगी। तो देखिए E1 की दिशा क्या होगी, E1 धन आवेश, ये ऋण आवेश है, इसके कारण बिंदु O पर तीव्रता क्या होगी। अब की बार देखिए हमने हमेशा हम धन इधर बनाते थे और माइनस इधर करते थे, प्लस इधर माइनस इधर, अब की बार हमने इधर माइनस किया तो समझ लीजिए उसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो बिंदु से आवेश की ओर होती है, बिंदु ये है, आवेश ये है, E1 की दिशा ये होगी। इसी तरीके से धनात्मक आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता होगी इस बिंदु पर, इसकी दिशा क्या होगी, आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर, तो ये भी होगा इसी तरफ E2। अब E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक ही हैं, समान दिशा में हैं, अतः परिणामी तीव्रता E1 + E2, E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 + E2, 9 × 10⁻6 + 9 × 10⁻6 is equal to 18 × 10⁻6 is equal to 1.8 × 10⁻7। इतना आ गई तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। ये आंसर हो गया आपका। कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर तो ये आ गई तीव्रता। अब आगे उसने कहा है कि और दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर, तो इन दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर निकालना है तीव्रता। तो इसको जरा सा इरेज करना पड़ेगा। इतना मेरी समझ में आ गया, कोई कठिन सवाल नहीं, तो बहुत आसान सवाल था। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट जो उसने पूछा है, 4 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी, समान दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना। अब अगर आपने हमारा एक वीडियो देखा हो निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, तो अगर वो देखा है आपको तो ये सवाल बड़ी आसानी से डायरेक्ट आप फार्मूले से लगा सकते हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, ये सवाल आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता वाला व्यंजक जो है उसी पर लगेगा सवाल। सवाल में क्या दिया गया है, अब देखिए इसको हम फिर से लगा दे रहे हैं। ये हमारा 10⁻³ कूलाम आवेश है, जो 1000 माइक्रो कूलाम है उसको कूलाम में कन्वर्ट करके हमने ये लिखा है। ये भी 10⁻³ कूलाम है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसका ये मध्य बिंदु हो गया, इसका नाम दे दिया O। इससे इसके बीच की दूरी सवाल में दी गई है 2 मीटर,
ये हमने 2 मीटर बना दिया। कह रहा है कि ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की समान दूरी पर, मतलब इससे भी 4 मीटर, इससे भी 4 मीटर हमने मान लिया। ये हमारा हो गया 4 मीटर, ये भी हो गया 4 मीटर। पर कोई बिंदु हमने मान लिया यहां पर बी है। माना ए तथा बी बिंदुओं से समान दूरी 4 मीटर पर बिंदु डी है, जहां हमें तीव्रता निकालना है। माना ए तथा बी से समान दूरी 4 मीटर पर स्थित बिंदु डी है। हमने मान लिया कि इन दोनों से 4 मीटर की दूरी पर यह बिंदु डी है। यहां पर हमको तीव्रता निकालना है। तो देखिए माइनस क्यू आवेश ये है, ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण डी पर तीव्रता जो होगी उसकी दिशा क्या होगी? आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर। इसके कारण तीव्रता हमने कितना माना है? E1 माना था, E1 हो गया। या मान ले अब E1, नहीं माना था तो अब मान ले। उसमें कुछ दूसरा माना था, इसमें कुछ दूसरा मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दीजिए उसको, बिंदु बी पर स्थित आवेश 10 टू द पावर, वो प्लस वाला है, चलिए प्लस लिख दें हैं, -3 कूलाम आवेश के कारण बिंदु बी पर स्थित आवेश 10 टू द पावर -3 कूलाम के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, बिंदु डी पर तीव्रता E1 तथा बिंदु ए पर स्थित आवेश -10 टू द पावर -3 कूलाम के कारण बिंदु डी पर तीव्रता E2 है। चलिए ये भी हो गया। इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता E1 है, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता E2 है। अब देखिए ऋणात्मक आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होती है? बिंदु से आवेश की ओर, इस दिशा में होगा E2। E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है। ना ये समान दिशा में है, ना विपरीत दिशा में है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको इनके घटक निकालना पड़ेगा। ये उस वीडियो मैंने सब समझाया है, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता वाला जो व्यंजक था उसमें ये सब बताया गया था। ये सवाल में आपको इतना लगाना नहीं पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं क्योंकि आपको फार्मूला मालूम नहीं है। अगर आपने वीडियो देखा होता तो डायरेक्ट फार्मूले पर आप लगा सकते हैं सवाल। नहीं देखा है तो फिर से आप इसको देख लीजिए। E1 की दिशा ये होगी, E2 की दिशा ये होगी। हमने मान लिया, देखिए इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं समझने के लिए, जगह नहीं रहेगी तो ये समझ लीजिए। इससे हमने ये इसको इससे मिला दिया। ये कोण मान लिया हमने थीटा है। ए बी के समांतर हमने एक लाइन ये खींच दिया। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब अगर ये कोण थीटा है तो E2 का घटक इस दिशा में क्या होगा? E2 तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इसका मान क्या होगा? जिधर से कोण बनता है उधर हमेशा cos घटक होता है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। और इस E2 cos थीटा के लंबवत साइन घटक होगा, लेकिन E2 बीच में आना चाहिए, तो बीच इसके लंबवत ये रेखा है, ये हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा।
E2 के दो भाग हो गए, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। इसी तरीके से ये कोण थीटा है, ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं, ये और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनकी इस भुजा के सामने कोण थीटा, इस भुजा के सामने कोण ये भी थीटा होगा, और ये कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब हम E1 का घटक निकाल लें। E1 इस दिशा में है, E1 का घटक इस दिशा में क्या होगा, जिधर से कोण बनता है उधर cos घटक होता है, ये हो जाएगा हमारा cos घटक, E1 cos थीटा, और इसके लंबवत ऊपर की ओर E1 sin थीटा। अब देखिए E2 के दो भाग हो गए और E1 के भी दो भाग हो गए। अब चार भाग से हमसे मतलब रहा, चारों भागों में हम ये देखें कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा नीचे की ओर है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका परिणामी निकाल लें। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का मान निकाल लें। तो पहले हम E1 का मान निकाल लें, E2 का मान निकाल लें। E1 हमारा क्या है, देखिए E1 है, तो ये प्लस चार्ज के कारण तीव्रता E1 और बिंदु A पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता E2 है। तो E1 का मान निकाल लें। E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश 10⁻³ कूलाम है। बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4, तो दूरी का वर्ग होता है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी तरीके से E2 का मान क्या होगा, ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज दोनों में बराबर है 10⁻³ दूरियां दोनों में बराबर हैं। तो देखिए E1 और E2 दोनों बराबर हैं आपस में, जितना मान E1 का है उतना मान E2 का है। तो अब अगर E1 E2 बराबर हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी, भाई दोनों में जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों में sin थीटा यहां भी लिख देंगे, sin थीटा यहां भी लिख देंगे, तभी तो ये बराबर रहेगा। क्योंकि E1 व E2 परिमाण में बराबर हैं, अतः E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी आपस में बराबर होंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों आपस में बराबर। अब अगर बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं तो परिणामी क्या होगा, इनका शून्य होगा, परंतु विपरीत दिशा में हैं अतः इनका परिणामी शून्य होगा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिणामी शून्य हो गया, कोई मतलब नहीं रहा इससे। अब हमारा मतलब बचा E1 cos थीटा E2 cos थीटा से। अतः बिंदु A तथा B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु D पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों में cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये आएगा E1 प्लस E2, या इसको हम कह सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2 का मान क्या होगा, भाई E1 भी और E2 भी दोनों बराबर हैं, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, किसी एक का दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10⁻³ 4 का वर्ग 16।
देखिए हमने एक ले लिया 1/4πε0 10⁻³ 4 का वर्ग 16, एक को ले लिया उसमें 2 से गुणा कर दिया, दोनों जुड़ गया समझ लीजिए, इनटू cos थीटा का मान क्या होगा इससे देख लो, त्रिभुज DOA, त्रिभुज DOA में cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार AO बटे AD, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, ये पूरा 2 मीटर था तो ये कितना हुआ आधा उसका 1 मीटर, 1 बटे AD कितना है ये 4 मीटर, 1/4, cos थीटा का मान आ गया 1/4, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, 1/4πε0 का मान रख दो, 9 × 10⁻9 ये हो गया, यहाँ 16 दूनी 32 इंटू 10⁻³ देखिए 1/4πε0, 2 से कट गया है, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचा 1/4πε0, इसका मान लिख दिया 9 × 10 के ऊपर घात 9, 10⁻³ 16 दूनी 32, या इसको सरल कर लो, ये हो जाएगा 9 × 10 के ऊपर घात, 9 में से 3 घटाएंगे घात कितनी बचेगी 6/32, या इसको लिखते हैं हम 90 × 10 के ऊपर घात 5, एक घात इसके साथ ऐड कर दें तो ये आएगा 32, 2 से कटेगा देखिए ये 2 16, 2 से जाएगा ये 45 बराबर 45/16 × 10 के ऊपर घात 5, 16 से भाग दे दें इसमें, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, 32 13 0 130, 16 8 128, 2 30, 2 बचा है 20 हुआ, 16 एकम 16, 4 20, 2.81 ऐसे समथिंग आएगा 10⁵, यही आपका आंसर होगा 2.81, ये परिणामी तीव्रता आ गई, इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, यहां लिखा है, यहां लिखा है, मैं समझाने के लिए कोई इम्तिहान में लगा रहा हूं क्या, इसको मैं सिस्टमेटिक लगाऊं, आपको समझा रहा हूं कि ये सब इतना आ रहा है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये आप समझ लीजिए, मेरी समझ से कोई कठिन सवाल नहीं था, ये वाला फार्मूला आपने अगर वीडियो देखा होता तो ये सवाल इतना लंबा ना होता, सीधे सीधे हम यहीं से सवाल शुरू करते, ये सब काम खत्म हो जाता, कुछ ना करना पड़ता, फिगर वगैरह क्लियर, सीधे हम कहते कि वैद्युत द्विध्रुव की, चूंकि देखिए एक ऋणात्मक आवेश है एक धनात्मक है, दोनों परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति में विपरीत हैं, ये एक तरीके से वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक वाला जो फार्मूला था वो डायरेक्ट यहां से लगता सवाल, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए कुमार मित्तल की बुक में चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 33वां सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं, कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस में 0.1 माइक्रोकूलाम है, कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों। त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज है, हमने चित्र बना लिया, ये समबाहु त्रिभुज, ABC। अब हम लिखेंगे इसको कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। सवाल में उसने कहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों, तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम कह सकते हैं 10 × 10 के ऊपर घात -2 -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इस त्रिभुज में घटना क्या घट रही है, कह रहा है कि कोने A पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है
प्लस में है 0.1 माइक्रो कूलम। यहां पर हमने एक बिंदु आवेश रख दिया 0.1 माइक्रो कूलम या 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर, बी और सी के बीच में मध्य बिंदु, ये बिंदु हमने मान लिया ओ, इसका नाम हम लिख देंगे ओ। ए से हमने ओ को मिला दिया। सवाल में जो वो कह रहा है वही हम करते चल रहे हैं। बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब देखिए इतना आसान सवाल है। ए पर आवेश दिया गया है, बी और सी पर तो कोई आवेश है नहीं। आवेश दिया गया है, चार्ज दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है और ए से बता रहा है कि ए पर आवेश रखा हुआ है, बिंदु ओ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश तो हमको मालूम है, ए ओ दूरी हमको और निकालना है। दूरी निकल आएगी, दूरी का वर्ग लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कितना आसान सवाल है ये। समकोण जब इसको इससे मिलाया गया, देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी ये तो चार्ज दिया गया है। ए बी है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। तो 10 सेंटीमीटर को हमने देखिए मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 10 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर। बी ओ कितना होगा देखिए, जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बी ओ। 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 सेंटीमीटर को भी तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, इसका स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। हमको ए ओ स्क्वायर निकालना ही है, ए ओ हमको निकालना है। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इस तरफ। देखिए ये 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर। अब देखिए हम ए ओ स्क्वायर का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको फार्मूले में भी ए ओ दूरी के वर्ग की जरूरत है, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसका अंडर रूट नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे ए ओ स्क्वायर का मान निकाल के फार्मूले में रख देंगे। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार इसमें से इसको घटा देंगे। ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2, एक ब्रैकेट में जगह कम पड़ जाएगी। एक बार इसको जोड़ेंगे जब ए, भाई इसको हमने मान लिया ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, इसको मान लिया बी, ये बी स्क्वायर हो गया। हालांकि वैसे भी निकाल लीजिए, चलिए 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 10⁻⁻2 का 10⁻⁻4 हो जाएगा, इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। तमाम तरीके हैं हल करने के, जब जो दिमाग में आ जाए उसी को अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 10⁻⁻4 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 100 - 25, 100 में से 25 घटाएंगे, यह आएगा 75 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। ये ए ओ स्क्वायर का मान आ गया। अब हमको निकालना है बिंदु ओ पर तीव्रता। सॉल्यूशन ये देखिए, ये हल में पूरा आपको इससे डिटेल लिखना पड़ेगा। ए ओ स्क्वायर दूरी निकालना इसमें बाकी है, और क्या है सवाल में। बिंदु ए पर स्थित
0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। सवाल में माइक्रो कूलाम दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कूलाम में। इतने कूलाम के कारण बिंदु O पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिख दीजिए, आदत डालिए पूरा लिखने की। हमारा काम समझाना है, हम तो बोल दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फार्मूला होता है। आवेश बटे दूरी का वर्ग होता है। इसका मान रख दिया हमने 9 इंटू 10⁻9 इंटू आवेश दिया गया है 0.1 इंटू 10⁻⁻6 बटे दूरी का वर्ग। ये देखिए AO दूरी है, उसका वर्ग आया है 75 इंटू 10⁻⁻4। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है, बस हो गया, आंसर आ गया। 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 से आएगा ये 25। एक अंक दशमलव यहां हटा दिया, नीचे 10 कर दिया, ये 10 है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 3/25। 3/25 ये आ गया। 10 के ऊपर घात कितनी है देखिए, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻, ये -4 है, ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, इंटू ये 10 लिखा हुआ है, इसकी घात 1 है, ऊपर आएगा -1। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/25 तो हमने ऐसे लिख दिया, गुणे 10 के ऊपर कितनी घात होगी, प्लस वाली जोड़ लें 9 4 13, माइनस वाली जोड़ लें 6 और 1 7, -7 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 3/25 गुणे 10 के ऊपर घात 13 में से 7 घात 13 7 कितना आएगा 6। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/25 गुणे 10 के ऊपर ये 6 घात है, 5 इसके साथ कर दें, 1 0 यहाँ बढ़ा दें। अब ये 5 छक्का 30, 5 पचे 25 बराबर कितना आएगा, 6 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10⁵ यही हमारा क्या निकालना था, तीव्रता। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका आंसर होगा, 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत आसान सवाल था, केवल इसमें दूरी अकेले निकालनी थी बस, बाकी तो बहुत आसान सवाल है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 34वां सवाल, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर दी गई है। कोनों A तथा B पर क्रमशः प्लस में 50/3 10 के ऊपर घात ऋण 9 50/3 10⁻⁹ तथा माइनस में 50/3 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए चित्र के अनुसार ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लिया हमने। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC कोनों A तथा B पर, तो अगर A B कोने दिए गए हैं तो A और इसको मानो, B इसको मानो, इसको हम C मान लें। कोनों A तथा B पर क्रमशः 50/3 10 की, देखिए दोनों चार्जेस बराबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसको A माना, इसको B माना। A पर कितना चार्ज है, प्लस 50/3 इंटू 10⁻⁹ और B पर है माइनस में है चार्ज 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। देखिए आप सोच रहे होंगे हमने नाम बदले क्यों। नाम इसलिए बदले कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। परिमाण में दोनों आवेश बराबर हैं, दोनों चार्जेस, बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के परिमाण समान है। 50/3 10 के ऊपर घात ऋण 9, ये भी 50/3 10 के ऊपर घात ऋण।
एक माइनस में है एक प्लस में है। हम जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ाया था तब माइनस चार्ज इधर रखा था, प्लस चार्ज इधर रखा था, इसीलिए हमने इनके नाम बदल दिए कि एक इस सवाल उसने कहा है देखिए ए पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है, तो हमने बी इधर लिख दिया। हमको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति वाले फार्मूले का यहां प्रयोग करना होगा, क्योंकि उसने कहा इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु सी पर हमको तीव्रता निकालना है। तो देखिए अगर इसका मैंने वीडियो बनाया है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिए। इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉल्यूशन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अगर पूरा डिटेल समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पूरा फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में फार्मूला प्रूव नहीं करना है, आपको सीधे उस फार्मूले का उपयोग करना है, बस उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही हमको निकालना था। वहां पर फार्मूला डिराइव किया गया था। यहां जो फार्मूला आता है वो बनता है इस तरीके से कि बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 2 इंटू 2E1 cos थीटा, या इसको 2 ना लिखो और क्लियर कर दो, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसे लिख दो और क्लियर हो जाएगा। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। E1 क्या है, E1 है ये जो माइनस चार्ज पॉइंट बिंदु पर रखा हुआ है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 है ये जो प्लस वाला चार्ज ए पर रखा हुआ है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और cos थीटा ये हमारा कोण थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसमें बीच की दूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अच्छा, ABC के एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 है। देखिए ये भुजा दी गई है 0.05। AB, BC, AC, इन ये सब दूरियां कितनी है, ये 0.05। देखिए AB बराबर BC बराबर CA बराबर 0.05 मीटर। ये सवाल में आपके दिया गया है, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज हैं, तो तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दिया, और ये दूरी है कितनी, 0.05। अब देखिए ये भी हमारा 0.05 होगा, ये भी 0.05 मीटर है। ये पूरा ए भी 0.05 है, तो इसका नाम अगर हम O दे दें तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा। BO बराबर होगा, B से O की दूरी क्या होगी, 0.05 बटा 2, आधी हो जाएगी उसकी, या 0.0 इतने मीटर आएगा, 0.025 मीटर BO का मान आ जाएगा। अब E बराबर क्या होगा, cos थीटा दोनों में कॉमन ले लेंगे, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2,
देखिए cos थीटा का मान क्या होगा, इससे यहां निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर आधार BO अपान BC बराबर BO कितना है 0.025, BO 0.025 है बटा 0.05। यहां 0 एक और बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3 अंक यहां भी हो गया, 3 अंक यहां भी हो गया, दशमलव हटा दिया, ये 0 हट जाएगा। ये 25/50 का मतलब 25 एकम 25 दूनी, ये आ जाएगा 1/2। cos थीटा का मान आ गया 1/2। एक बात, दूसरी चीज ये कि E1 और E2 जब इसका फार्मूला डिराइव किया गया था तो वहां बताया गया था कि E1 और E2 परिमाण में दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? इसलिए कि जब इसके कारण हम तीव्रता निकालेंगे तो आवेश 50/3 10 के ऊपर घात ऋण 9 दूरी ये लिखेंगे। इसके कारण जब E2 निकालेंगे तब आवेश वही रहेगा, दूरी वही रहेगी। जब आवेश और दूरियां दोनों बराबर हैं तो तीव्रताएं दोनों बराबर आएंगी, सिर्फ दिशा में अंतर रहेगा, डायरेक्शन उसका अलग होगा, परिमाण दोनों का बराबर होगा। तो चाहे हम यहाँ E1 लिखें चाहे E2 लिखें, किसी एक का मान निकाल के उसका हम दुगना कर दें, E1 + E2 वही आएगा। cos थीटा का मान कितना आया 1/2 गुणे E1 और E2। अगर E1 का मान लिखेंगे तो वही E2 का मान होगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसी एक का दुगना हो जाएगा, तो दुगना करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। किसी एक का मान कितना होगा 1/4πε0। आवेश कितना है 50/3 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 9। आवेश चार्ज हमारा ये हो गया बटे उनके बीच की दूरी। R का मान क्या होगा 0.05 मीटर। भाई यहां से जब निकालेंगे हम ये तीव्रता तो दूरी ये होगी, A के कारण जब निकालेंगे दूरी तो ये होगी, दोनों दूरियां बराबर हैं तो 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं सवाल में, बिल्कुल बहुत आसान है। 2 से 2 कट गया, देखिए इसका मान हम लिख देंगे 9 10⁻9 इंटू 50/3 10 के ऊपर घात ऋण 9, ऐसे लिखा रहेगा। इसका स्क्वायर कर देंगे 0.05 इंटू 0.05। अब हल करने के लिए देखिए 0.2 अंक यहाँ है, 2 अंक दशमलव यहाँ है, तो हमने ऊपर 10⁴ कर दिया, ऊपर 4 जीरो लिखने पड़ेंगे, 10⁴ कर दिया। अब ये देखिए कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 दहम 50, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 2 जा 18 इंटू 10⁻, जो अभी 3 से भी कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो बिल्कुल आसान हो गया। 3 गुना 6 गुणे 10 के ऊपर घात कितनी, देखिए नीचे सब कट गया है, 1 बचा है नीचे, ऊपर ये 3 बचा है, ये हमने, और ये 2, 3 गुना 6, 10 के ऊपर घात लिख लेंगे। देखिए 10 के ऊपर घात है ये 9, 10⁹ इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁴, 10⁻9 10⁻⁻9 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर होती है उसका फार्मूला जो आता है, मैं इसको समझा दे रहा हूं, ये सवाल से संबंधित नहीं है, अलग से है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर होती है 1/4πε0 2p/r³। अगर आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो भी मैं बता देता हूं। ये जब कैलकुलेशन में आया था उस समय ये कहा गया था कि R का मान बहुत बड़ा होता है, इन दो A और B के बीच की जो दूरी 2l थी वो L के सापेक्ष फार्मूले में प्रूव किया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। किसकी तुलना में? R की तुलना में। जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, R का मान, ये दूरी जो निकालना है, इस दूरी की तुलना में
ये दूरी बहुत कम होती है, एल को हमने नगण्य मान लिया था, इसलिए अंत में ये फार्मूला आया था। अगर कभी किसी सवाल में वैद्युत द्विध्रुव के सवाल में ये कह दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की आवेशों के बीच की दूरी r की तुलना में बहुत कम है, सवाल में कहा जाए, तब आपको इस फार्मूलेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे, और यहां पर ऐसा उसने कहा नहीं है, इसलिए हमने पूरा सवाल इस तरीके से लगाया। 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। बढ़िया सवाल है, पूछा जा सकता है इम्तिहान में। और देखिए इसमें उसने भुजा भी पूछा, दिशा भी पूछी है, तो इसकी दिशा क्या होगी? तो अगर वैद्युत द्विध्रुव वाला फार्मूला आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो इसकी तीव्रता की दिशा परिणामी इस दिशा में आती है, P के विपरीत। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा होती है -चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव P की दिशा क्या होती है? -चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, और तीव्रता की दिशा ये दिशा आ रही है, तो इसके विपरीत हो गई। एक आंसर मैं दे रहा हूं आपको। दूसरा आंसर ये AB के समांतर होगा, AB भुजा के समांतर, AB के समांतर, ये भी आपका आंसर है, ये समझ लीजिए। इस तरीके से थोड़ा थ्योरी क्लियर रहती है ना, तो सवाल लगाने में मजा आता है।